आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं इस वक्त 10 कदम दा ट्रेड मेरे और शैलजी के साथ, और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखें तो निफ्टी हल्का सा ट्रिम होकर करीब 17,860 के क्लस्टर पे आता हुआ। इंडेक्स ट्रेडर याद रखिएगा, और इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे NSE प्राइस पे 811.50 9% ऊपर 67 रुपए की अगर आप देखें तो आई थिंक एक सब्सटेंशियल गेन लेकर सनसेरा इंजीनियरिंग की लिस्टिंग होती हुई आपके स्क्रीन पर आप देखें विजुअल्स हैं। और बीच में कुछ स्थगित रहा अगर आप देखें IPO मार्केट, लेकिन फिर थोड़ी सी वाइब्रेंसी बढ़ती हुई IPO मार्केट में सनसेरा इंजीनियरिंग की लिस्टिंग। और याद रखिएगा करीब 822 रुपए यानी करीब 78 रुपए अपनी इशू प्राइस से ऊपर 10 रुपए ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि आज इस इशू को भी, जो कि एक प्राइमरी तौर पर आप देखें एक ऑफर फॉर सेल था, अच्छा एक रिस्पांस मिला, करीब 826 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ। आप 10 कदम दा ट्रेड देख रहे हैं 744 रुपए। अगर आप देखें तो ये इस इशू का प्राइस था, 11 गुना से ज़्यादा भरा था। और आशीष महेश्वरी, चंदन तापड़िया हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के दोनों की कॉम्बिनेशंस पर। महेश्वरी साहब, आपकी राय क्या है? आपको करीब 825 के आसपास 11% के इजाफे के साथ इस लिस्टिंग की सनसेरा की पॉसिबिलिटी लग रही थी, और आप अगर ये अलॉटमेंट लेके बैठते और 11% का आपको अगर आप देखें लिस्टिंग पे प्रीमियम मिलता तो आप क्या करते? उसे कैश में कन्वर्ट करते या फिर होल्ड करते? बिल्कुल भैया, यदि 11% का भले ही मुझे अप्रिसिएशन मिलता है लिस्टिंग के बाद, तो भी मैं इस स्टॉक को होल्ड करना चाहूँगा। और इनफैक्ट रिटेल की तरफ से काफ़ी कम रिस्पांस था, सिर्फ 3 गुना ही ओवर सब्सक्राइब हुआ रिटेल की साइड से। बट यदि उनके QIP के या एंकर लिस्ट देखें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे निवेशकों ने इस कंपनी पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक, जिनको भी स्टॉक के अलॉट हुआ है बिल्कुल होल्ड करके रखिए, और ये 4 डिजिट में आपको ये स्टॉक आगे जाके मिलेगा। अब उसके पीछे आप चाहें तो मैं रीजनिंग भी दे सकता हूँ विजय, यदि समय है आपके पास। जी बोलिए। बिल्कुल टिप्पणी करिए, खुल के टिप्पणी करिए उस पर आशीष जी। जरूर, ऑफर फॉर सेल के थ्रू था तो इसलिए रिटेल निवेशकों ने इसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया। बट ये कंपनी जो कनेक्टिंग रॉड्स एक जो बिजनेस का सेगमेंट है उसमें वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में से है। तो ये कंपनी जिसकी ग्लोबल रैंकिंग इतनी ज़्यादा है और मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, तो उनका बिल्कुल वैल्यूएशन उनको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि टू व्हीलर के साथ में टू व्हीलर EV और HCV और कार्स में भी जितना डेवलपमेंट हो रहा है EV साइड में, वहाँ पे भी अब कंपनी काफ़ी वैल्यू ऐड कर रही है। साइजेबल कंपनी है, कंपनी का मुनाफा ऑलरेडी लास्ट ईयर में करीब 110 करोड़ था। इस साल जैसा हमारा मैनेजमेंट से डिस्कशन चल रहा था तो इस साल भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आने की उम्मीद है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि EV की स्टोरी सस्टेनेबल स्टोरी है, आगे चलती रहेगी, और ये सनसेरा इंजीनियरिंग का स्टॉक आपको और अच्छा रिटर्न देता रहेगा। काफ़ी कम ओनरशिप है अभी स्टॉक की, तो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है स्टॉक को ओन करने का। ओनरशिप कम है, नए इन्वेस्टर्स को होल्ड करने का मौका है। और आप कह रहे हैं कि भले ही आपको लिस्टिंग के दिन 12% का प्रीमियम मिला हो लिस्टिंग गेंस के तौर पे, लेकिन आशीष महेश्वरी जी इसको अभी भी इन लेवल्स पर होल्ड करने की राय देंगे। डायरेक्टर साहब होल्ड की मोहर लगाइएगा, और उनका मानना है कि आपको ये 1000 रुपए के ऊपर बहुत ही छोटी अवधि में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में चंदन तापड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ मौजूद हैं राजेश पालवे जी। उनके एक काम करते हैं, फटाफट ट्रेड लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पालवे साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है 10 का धंधा ट्रेड में। आपके 2 टॉप कन्वेंशन ट्रेड इस वक्त के क्या होंगे? तो वीरेंद्र जी, जो स्टॉक मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है उसमें ऑटोमोबाइल पैक पे हम फोकस कर रहे हैं, और उसमें बजाज ऑटो का सेटअप देखें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से, हालांकि अभी थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला प्राइस में, लेकिन इसका सेटअप ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बजाज ऑटो को यहाँ से फोकस में रखना चाहिए। 38.15 38.20 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो हमने सजेस्ट करे थे वो 3800 के आसपास से थोड़ा सा ट्विक करेंगे, स्टॉप लॉस को 3790 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है बजाज ऑटो में जो सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से ये 3900 के लेवल इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो बजाज ऑटो बाय करने की सलाह रहेगी।
दूसरा स्टॉक हमें जो अच्छा लग रहा है वो है भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में देखें तो ये सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक हायर साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से भारतीय में सस्टेन्ड बाइंग बनी हुई है, 738 736 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 726 का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे, और भारतीय एयरटेल में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 755 से 760 तक के। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई है और आपको बहुत बढ़िया लॉन्ग कॉल्स केमिकल स्पेस में हम लोगों ने स्क्रीन पर दिखाई हैं। डायरेक्टर साहब, एक बार गुजरात एल्कली का चार्ट दिखा दीजिए। ये काउंटर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 607 पर, और जी हाँ, ये आपके सामने ना सिर्फ एक 52 हफ्ते की हाई है, लेकिन आपको ये उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है मई सन 2019 का। शानदार मोमेंटम हम लोग यहाँ पर ट्रैक करते हुए। वीरेंद्र जी, काफ़ी तेज़ी आपको आती हुई दिख रही है। अब ज़्यादातर पेंट कंपनीज़ में फ़िलहाल एशियन पेंट्स लेके आइए स्क्रीन पर। आपके सामने ना सिर्फ उच्चतम लेवल लेकिन रिकॉर्ड हाई भी आपको एशियन पेंट्स में आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी आप एशियन पे करना चाहेंगे? जी हाँ शैल जी, अभी कुछ देर पहले हमने पिडिलाइट पिक किया था, थीम यही थी, एशियन, बर्जर और कहीं ना कहीं पिडिलाइट। और आप समझ लीजिए कि एशियन पेंट्स की ये कैंडल एक ज़माने बाद इतनी वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई है। स्टिल मैंने 77 के प्राइस के क्रूड पर पिडिलाइट और एशियन पेंट्स और बर्जर का ये भागना इंडिकेट करता है कि सेंटिमेंट डिमांड को लेकर अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 3456, और इसीलिए पूरे के पूरे सेक्टर में मूव है। पालवे साहब, आपकी राय क्या रहेगी? आप इस कैंडल के पीछे 3248 से लेकर करीब करीब 3416 यानी करीब 150 पौने 200 रुपए का कंसोलिडेशन का स्विंग खड़ा हुआ है। तो अगर मैं 150 रुपये का पोजीशन 3400 के ऊपर लेके चलूँ तो करीब करीब 3600 का बनता है वो। आपकी राय क्या है? वहां तक का स्विंग पॉसिबल है इसमें, और कोई ऑप्शन पकड़ना चाहेंगे आप पालवे साहब? बहुत ही स्ट्रांग मूव बना है, और जिस तरीके से स्टॉक में जो अब यहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट मिला है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम 3650 3700 की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखेगा। और एशियन पेंट में अगर हम कॉल के थ्रू अगर ट्रेड करें तो मुझे लगता है कि यहाँ से 3500 की कॉल बाय करना चाहिए। 45 के आसपास अब ट्रेड कर रही है, इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 70 से 75 रुपए तक के। ये मुझे लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे अगर इसको एक्सपायरी तक कैरी करेंगे तो बिल्कुल ये टारगेट 70-75 तक के इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिखेंगे। करंट लेवल से 32 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखे इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। और एशियन पेंट का जो मोमेंटम है, हमें लगता है कि ये स्टॉक कंटिन्यूटी में ही 3550-3600 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। चलिए, ये आपके सामने राय आती हुई दिख रही है एशियन पेंट्स पर, लेकिन अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर बसंत महेश्वरी साहब अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डेस्क से हटकर फ़ोन पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बसंत जी, बहुत ही शानदार दिन, आपको शुभकामनाएं। 60,000 के ठाट आप सेंसेक्स पर देख रहे हैं, और अब औपचारिकता ही रह गई है 18,000 निफ्टी की। बताइए कैसा रहा सफर और यहाँ से आगे क्या? नमस्ते शैल जी। सफर तो 30 साल हो गए, तो 30 साल में तो सब कुछ देख लिया, ऊपर नीचे आगे पीछे जी। और यहाँ से आगे क्या, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या देखा उससे तो बाजार को कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है ये हर आदमी कहता है बुल मार्केट है, पार्टिसिपेट करो, ये करो वो करो, और बहुत रेयरली आप मुझे कभी देखे होंगे कि थोड़े से कॉशियस रहो। वो थोड़ा सा कॉशियसनेस आ रहा है अभी के मार्केट को देखते हुए कि जो हिसाब से कंपनी आ रही है जिनकी अर्निंग्स उतनी नहीं है और वो हिसाब से प्राइस बिल्डअप हो रहा है, तो वो कंपनी में बहुत कॉशियस रहना चाहिए। और बैक टू बेसिक्स जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम उधर देखने का आ रहा है। और ये लास्ट 4-6 महीने से ही मन में चल रहा है कि ये टाइप का मार्केट, हर मार्केट ही लिक्विडिटी ड्रिवन होता है, लेकिन ये लिक्विडिटी थोड़ी सी हटती, और हमें कुछ नहीं करना है, वो डाउ को गिरना है, वहां बाकी सब तो यहाँ अपने आप हो जाता है। तो पहली बात है, ये हमारी तेजी नहीं है, ये ग्लोबल तेजी है। हम ग्लोबल देखकर हम बढ़ते हैं और ग्लोब देखकर हम गिरते हैं। हमारे लिए डबल प्रॉब्लम है, अपने लोकल इश्यूज को हैंडल करो और डाउ जोन्स को रात को उठकर देखो। तो ये सिचुएशन में अगर डाउ 1000 पॉइंट नीचे जाएगा तो हम वापस नीचे जाने लग जाएंगे। तो मार्केट छोड़ना नहीं है, टिके रहना है, लेकिन किस स्टॉक्स में टिके रहना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बसंत जी, एक इशू ये भी आ रहा है, और ये ना बहुत आसान पैसा आपको बाजार में बनता हुआ दिखेगा। सुबह उठिए,
9:15 पर स्क्रीन उठाइए, खोलिए और कोई भी बाय ट्रेड पंच कर दीजिए। 2, 4, 15, 20 मिनट ध्यान दीजिए और 1 आध घंटा होल्ड कर सकें तो बढ़िया। मोमेंटम में हर तरफ पैसा आपको बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये चिंता का विषय है? क्या पैसा बनाना बहुत आसान हो गया है बाजार में? चिंता का विषय जब तक नहीं है जब तक पैसा बनता है। लेकिन देखिए शहर जी, आप भी बाजार में बहुत सालों से हैं, बनता 5,000 है और जाता 50,000 है। ये सोचने की बात है, क्योंकि जब आदमी बनाता है ना तो 2 रुपए भरते ही बेच देता है, घटता है तो 3 रुपए भरते ही बोलता है देखते हैं क्या होता है। होगा कुछ नहीं, वो 2 और घट जाएगा। तो ये देखते हैं क्या होता है, वो होता है जब मार्केट घटता है। तो ये सब काम तो मुझे लगता है बिना कोई हेज वेज किए, ये मार्केट है ही नहीं उस ढंग से गाड़ी चलाने का जैसे 2,000, 10,000, 11,000, 12,000 निफ्टी पे था। अब चलिए फॉर 2 मिनट्स हम एज्यूम करते हैं 18,000 से निफ्टी चला जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 10% ही तो आएगा ना। अगर 10% आता है और 20,000 निफ्टी हो जाता है, हमको लगता बड़ा ग्लोरीफाइड है, 2,000 पॉइंट बढ़ गया। लेकिन वो 10% जिस दिन जाएगा वो एक ही दिन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मार्केट घटेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आंख बंद करके स्टॉक्स ले लेने वाला समय ही नहीं है। वो समय पहले था, 6 महीना पहले था, 1 साल पहले था। आप अगर अब कुछ ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई हार्ड एसेट होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये घटने से मेरी कंपनी इस पीई पे आ जाएगी, इस डिविडेंड यील्ड पे आ जाएगी एंड आई एम ओके विथ इट। हम लोग सब कहते हैं हमारा 3 साल का व्यू है, लेकिन मार्केट अगले 3 मिनट में घट जाए तो हम किसी को फोन करके पूछेंगे क्या हो गया, कोई न्यूज आई क्या? 3 साल का व्यू फोर्सिबली बना के रखते हैं बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते। बट हमें तो हर 3 दिन पे, हर 4 दिन पे भाव ठीक चाहिए, भाव खराब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, माशवी साहब, जब आप कह रहे हैं कि जब आप लें तो अब आप देखिए रिवॉर्ड कितना है और उसके पीछे अगर आप देखें मजबूती कितनी है, ट्रिगर्स क्या क्या है, आपने बहुत सारे पहलुओं का जिक्र किया। आज का विषय एक और था। आपने देखा होगा सर कि पिछले 2 साल में आईटी का क्या गजब का मूव रहा। आईटी इंडेक्स को देखिए, अब जिस प्रकार के एसेंचर ने नतीजे पेश किए, इतनी बड़ी कंपनी ने, अब नतीजों से पहले अब आईटी आपको कितना रिवॉर्ड पेश कर सकता है या फिर और कितना पैसा बना के दे सकता है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ भी अब धीमा पड़ जाना चाहिए आपको? नहीं, इसमें दो चीज है। एक जो बड़ी आईटी की कंपनीज है उसमें बड़े पैसे अब नहीं बचे हैं, मतलब जैसे टीसीएस हुआ या इन्फोसिस हुआ, वो स्टेबल स्टैंडर्ड नेम्स हो गए, उसमें नहीं है। जो छोटी कंपनियां हैं जैसे माइंडट्री भी फॉर एग्जांपल, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। अब एक कोई कंपनी है जिसका 30, 35, 40% सेल आती है माइक्रोसॉफ्ट को, तो माइक्रोसॉफ्ट अगर वहां अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली इनको ज्यादा काम मिलेगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग काम करते हैं ये। और नैस्डैक में, अमेरिका में आईटी का ही बोलबाला है। रोज वहां नई कंपनी बनती है, रोज $2-2 बिलियन की वैल्यूएशन होती है और रोज एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट होता है। तो आउटसोर्सिंग सारा इंडिया को आएगा और इसीलिए वो मिड कैप आईटी में आप देखिए या छोटे आईटी कंपनीज में देखिए वो काम हो रहा है। बट हाँ, ये आप आईटी चल रहा है इसलिए आप इन्फोसिस ले लेंगे और टीसीएस ले लेंगे, जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट्स कांट डांस। तो ये इतनी भारी भरकम कंपनियों को मूव करने में बहुत मेहनत पड़ेगा। तो आपको अगर मिड कैप, और ये तो हमारे जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, मुझे लगता है 20-30% तो आईटी इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं। उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता है कि कौन सी बिजनेस मॉडल आईटी में ज्यादा चल रही है। तो वो अगर अपने हिसाब से ही अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन आईटी का भी जितना मिड कैप आईटी जो बढ़ी है, डबल ट्रिपल हुई है लास्ट 6-8 महीनों में, ये सब बी लाइन सी लाइन अमेरिकन कंपनीज की आउटसोर्सिंग मॉडल्स हैं। तो वो हिसाब से चलेंगे, बट उसमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज तो हर चीज जो जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गोइंग फॉर अ टॉस है। तो आपको, मतलब मैं कभी इतना वैल्यूएशन को लेकर बोलता नहीं हूँ, बट वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। अगर वैल्यूएशन है और ग्रोथ प्रेडिक्टेबल नहीं है तो वैल्यूएशन बहुत ही नाजुक पांव पे, टांगों पे खड़ी रहती है, कोई भी धक्का मारने पे गिर जाती है। बसंत जी, आप बहुत ही एक जानी मानी पीएमएस स्कीम चलाते हैं और कभी आप झिझके नहीं, सच्चाई को बिल्कुल सच्चाई के रूप में पेश करने के लिए। अब ये जो नया पैसा आपको बाजार में जुड़ता हुआ दिख रहा है, ये आप कहाँ निवेश कर रहे हैं? क्या लार्ज कैप ज़्यादा आपको पसंद आते हैं या डोमेस्टिक स्टॉक्स में आपका रुझान है जहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है या फेस्टिवल डिमांड आती हुई दिख रही है? कहाँ नया पैसा लग रहा है? नहीं, नया पैसा एक तो हमें वही स्टॉक्स में डालना है, वही सेक्टर में डालना है जो ग्लोबली ड्रिवन है। क्योंकि कल को कुछ ऊपर नीचे होगा तो दुनिया में इकोनॉमी जो है वो फिर भी प्रायोरिटी पे आती है। हमारे देश में इकोनॉमी उतनी प्रायोरिटी पे नहीं आती है फॉर डिफरेंट रीजंस।
तो अगर हम कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ले रहे हैं, कोई आईटी की कंपनी है, वो इंडिया से कुछ इनको लेना देना ही नहीं है। आपको लग रही है, मेरे को लग रही है कि माइंडट्री इंडिया में लिस्टेड है, बट एक्चुअली माइंडट्री हो, कोफोर, जो ये सारी कंपनियां जो ये अमेरिकन कंपनीज है जो इंडिया में लिस्टेड है, बिकॉज इनका सारा बिजनेस ही वहां से आता है। तो अगर अमेरिका अच्छा करेगा, नैस्डैक अच्छा करेगा, तो बी लाइन, सी लाइन, छोटी मोटी आईटी कंपनी बहुत अच्छी करेगी। तो इस ढंग से भी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट देखें तो वहां पे तेजी है। अब टाटा मोटर अच्छा कर रहा है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। मारुति लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि मारुति बहुत स्लो रहा है आईसी से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। आपके ऑटो शो में रेगुलर आता ही रहता है ये। तो अगर मारुति बैठा रहेगा कि कब सुजुकी, कब टोयोटा, कब कौन क्या जेवी करेगा उसके, और जापानीज बाय इटसेल्फ ये थोड़े स्लो रहते हैं, ये जल्दी नहीं काम करते हैं। आप अगर वैक्सीनेशन रेट भी देखेंगे कोविड का जापान में, तो उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये थोड़े से आराम से बैठकर, देखकर, समझकर उसके बाद काम करते हैं। तो मुझे लगता है जापान, क्योंकि कोई भी इन्वेंशन, कोई इनोवेशन सब अमेरिका से आता है, जापान से उतना आता नहीं। वो प्रोडक्टिविटी में पैसा बनाते हैं। तो वो तौर से अगर आप देखें कि मारुति क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं मारुति ले लूं, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज मारुति ओनली इंडिया सेंट्रिक है। आप ग्लोबली सेंट्रिक अगर कंपनीज लेंगे, जैसे केमिकल कंपनीज इतनी चली है, वो चलिए, जहां आपको अच्छा लग रहा है वो लीजिए, लेकिन ड्राइवर्स ग्लोबल होने चाहिए उनके। बसंत जी, हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त बुल मार्केट के कस्प पर खड़े हैं। शायद इस पायदान पर आप हम सब से बहुत दूर तक देख पाते हैं और अक्सर आपकी राय बहुत ही सटीक पड़ती हुई दिखती है। एक साल बाद क्या लगता है निफ्टी और सेंसेक्स? डिपेंड करता है कि अगर हम 2 महीने बाद गिरने लग जाए तो एक साल बाद वापस यही लेवल रहेगा। अगर हम 10 महीने बाद गिरे तो वापस। चीज है कि अब अगर गिरावट भी आएगी तो बहुत स्विफ्ट, बहुत क्विक आती है, बिकॉज ग्लोबली इतना डेट है कि हर आदमी डेट लेके बैठा है। तो ये एवरग्रांड की जो एक कहानी भी मुझे लगता है रेगुलर फीचर हो जाएगी, बिकॉज पिछले 10-12 सालों में इतनी प्रिंटिंग हुई है, इंटरेस्ट रेट को इतना नीचे किया गया है कि हर कंपनी ओवर लेवरेज होने से सोची नहीं है 2 बार भी। उस कारण क्या हुआ, एवरीबॉडी इज डेट लेडन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और हर आदमी अगर इतना उधार उठा लिया है तो थोड़ा सा भी कहीं डिस्टर्बेंस होते ही पैनिक क्रिएट होता है। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हम 2008 से सबक ले चुके हैं, हम कभी उस एक्सीडेंट को फैलने नहीं देंगे अनलेस हम मैनेज ही नहीं कर पाए। कोविड इसलिए हम संभाल नहीं पाए बिकॉज वो हमारे हाथ की चीज नहीं थी। फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स तो हम मैनेज कर लेंगे, बट हाँ, जब वो आएगा तो हम गिरेंगे। मुझे लगता नहीं मार्केट में कोई लंबी मंदी आएगी, लेकिन आएगी तो बहुत क्विक और बहुत फास्ट और बहुत हार्ड आएगी। उस समय नॉर्मल आदमी शेयर बेच देगा। अगर कोविड अगर आप 10 साल के व्यू में देखें तो 2020 एक ब्लिप दिखेगा, आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। लेकिन 2020 जो निकाला है उसको ही पता है 2020 में वो 3 महीने बैठने कैसे थे शेयरों के साथ। तो ये सोच कर लेना चाहिए कि मार्केट गिर सकता है, बढ़ सकता है, बट वो हिसाब से आदमी को देखना चाहिए। जी चलिए महेश्वरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये महत्वपूर्ण राय और विषय पे, हर विषय पे अपनी राय रखी आपने। तो ये तजुर्बे का जो निचोड़ था उनके, ये आपको इस करीब करीब 10 मिनट के इंटरेक्शन में, बातचीत में, गुफ्तगू में महेश्वरी साहब के साथ मिला होगा। होप आपके काम आएगा। बाजार पे लौटते हैं और 17,900 इस दहलीज को, इस लेवल को पकड़ के ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ, उसको छोड़ने के अगर आप देखिए बहुत मूड में नहीं है। निफ्टी बैंक 37,848, मात्र 76 अंक ऊपर, वो 29,000 का जोन जो है, सॉरी 38,000 का जोन जो है वो थोड़ा सा ट्रबल करता हुआ। ट्रेड्स पिक करते हैं जिन जिन कैंडल्स पे अभी भी अगर आप देखें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। एशियन पेंट्स डे हाई, कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई, भारतीय एयरटेल डे हाई। एक बार एक इवेंट बेस्ड स्टॉक लेके आइए, लोग जी में आज जो कैंडल क्रिएट हुई है, ये मैं पिछले, अगर आप चंदन 10 मिनट की बार को देखें और ओआई एडिशन को देखें, आज कल के रेस्ट के बाद इस स्टॉक में बहुत स्ट्रांग ओआई एडिशन हो रहा है। 328.75 कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? आपको लग रहा है कि ये पिछले 2 दिन के कैंडल के हाई को क्रॉस कर सकता है? जी मेरे देखे जी को हमने 3-4 दिन पहले पिक किया था, यहाँ पे फ्यूचर को और ऑप्शंस को पिक किया था, बड़ा मूवमेंट यहाँ पे बना। कल के डिप के बाद जो आज वापस एक सपोर्ट आ रहा है, वापस एक पॉजिटिव बायस रहेगा। हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी इस काउंटर में रहेगी, वो रूल आउट नहीं हो सकती है, बट पॉजिटिव बायस बनेगा। 300
17 के आसपास के सपोर्ट है, वापस 350 तक के बाउंस बन सकते हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पर लेके आइए, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मूव जो आपको आता हुआ दिख रहा है फिलहाल बर्जर पेंट्स में, और चंदन जी को ही स्क्रीन पर जोड़िए। चंदन जी, बर्जर पेंट्स में आप 841 का प्राइस देख रहे हैं, और डायरेक्टर साहब आपके सामने कंपैरिजन चार्ट एशियन के साथ बनाएंगे। एशियन में हम लोग रिकॉर्ड हाइस देख रहे हैं, और पूरी कोशिश बर्जर पेंट करता हुआ इस तेज़ी को पकड़ने की। आपके सामने 842.80 ये साथ देता है हमेशा तेज़ी में। डायरेक्टर साहब ज़रा दिखाइए कंपैरिजन चार्ट एशियन का, और जी हाँ, ये देखिए आपने एशियन पेंट्स में एक महीने में 13% की वृद्धि देखी है, और बर्जर में सिर्फ 6% का इजाफा। चंदन जी, जो मूव आप एशियन में देख रहे हैं, क्या बर्जर में आपको जुड़ता हुआ दिखता है? बिल्कुल सर जी लग रहा है, और पहले आप बोलो तो मैं अपने 2 ट्रेड भी साथ में दे देता हूं और बर्जर के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो दो ट्रेड है, उसमें पहला ट्रेड है एशियन पेंट का ही है। एशियन पेंट और बर्जर पेंट में हमें पॉजिटिव बायस लग रहा है, तो एशियन पेंट को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, 3340 के स्टॉप लॉस से 3520 का टारगेट है। टाटा एलेक्सी सेकंड ट्रेड यहाँ पे हम दे रहे हैं, 5770 का स्टॉप लॉस है, 6250 का टारगेट है। अब रही बात बर्जर पेंट की, तो देखिए पेंट काउंटर काफी अच्छे लग रहे हैं और ये हमेशा हमारे प्रिफर्ड ट्रेड रहे। हालांकि एशियन पेंट मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जब फेस्टिवल सीजन है और बाजार इतनी रौनक दिखा रहा है तो हर घर कलर से महकेगा, तो बिल्कुल एशियन के साथ बर्जर भी पीछा नहीं छूटेगा। ये 2 ऐसे काउंटर है जो साल दर साल लगातार 9 सालों में इन्वेस्टर को वेल्थ बना के दिए हुए हैं, तो बर्जर पेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 830 का स्टॉप लॉस, आपको अब यहाँ पे 875 तक के अपसाइड देखने को मिलेंगे, और एशियन पेंट में भी ऐसी ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिलेगी। डायरेक्टर साहब रखिए बर्जर पेंट्स स्क्रीन पर, और जोड़िए यहाँ पर हमारे मित्र वीरेंद्र जी को। वीरेंद्र जी, कोई ऑप्शन ट्रेड आपको बर्जर में पसंद आता हो? क्योंकि होगा ये कि आप एशियन की जो तेजी देख रहे हैं, अगर वो मिस हो गई हो तो अभी भी मौका बर्जर में है। अब 6,30,000 शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए, और जो कल पूरे दिन की एवरेज थी वो अब आपके सामने पहले ही 1 घंटे में बर्जर में होती हुई। कुछ ऑप्शन आपको पकड़ में आता हो तो? शैल जी, सबसे तर्कसंगत ऑप्शन अगर कोई लग रहा है वो बर्जर में है 850 का कॉल ऑप्शन। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ प्रीमियम रखिएगा इसका, और मैंने गलती से यहाँ पुट खोल ली नहीं। कॉल है 850 की 19 रुपये पे ट्रेड कर रही है शैल जी मेरे स्क्रीन पे, तो यस 19 रुपये पे प्लीज़ ज़रा बर्जर पेंट्स की कॉल लेके आइएगा। और बर्जर पेंट्स कर क्या रहा है, ये एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है बहुत अच्छा। आई मीन रेंज कौन सी, लगभग समझ लीजिए कि 9 अगस्त से जो प्रिवेल कर रही थी ये ऑप्शन 20 रुपये का शैल जी, तो मैं चुनाव करूँगा 20 रुपये का ऑप्शन बर्जर पेंट्स का। और ये अब बात करते करते लगभग समझ लीजिए कि 20-75 हो गया। ये चुनाव अच्छा था बर्जर पेंट्स राजेश पालवे जी। अब इस ऑप्शन पे कैसे ट्रेड करें, 2030 पर ट्रेड करता हुआ, और ये कैंडल अब जाके कहीं ना कहीं स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही है अगस्त फर्स्ट वीक के हाइस को। आपका टेक इस स्टॉक पे? बिल्कुल, देखिए एशियन पेंट के सामने अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहा बर्जर पेंट का, लेकिन अब जिस तरीके से ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से इसको ऑप्शन को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में और ये सेक्टर में एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये जो 20-21 रुपए के आसपास अब ट्रेड करी, इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 31 से 34 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 17 रुपए के आसपास इस ऑप्शन का, अब क्योंकि स्टॉक में अब मोमेंटम ऑलरेडी इसमें आते हुए दिख रहा है। 21-22 रुपए के आसपास अब ऑप्शन हो गए, तो 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट होंगे 32 रुपए से 34 रुपए तक के। बहुत ही बढ़िया ट्रेड वीरेंद्र जी आपके सामने स्क्रीन पर है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बर्जर और एशियन में आपको तेजी दिखेगी, शालीमार पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, एक्सो इंडिया, ये सारे आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जाते जाते पेंट्स के रेनबो का स्टैक, और जो तेज़ी आप देख रहे हैं बाजार में, वही तेज़ी आपके सामने आती हुई दिख रही है पेंट कंपनीज में। यहाँ पर समय समाप्त होता है 10 के दमदार ट्रेड्स का। चंदन जी और राजेश पालवे साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र जी और मुझको दीजिए इजाज़त, और अब कैमरा का फोकस होगा हमारे वाजपेयी साहब की तरफ। नीरज जी, 17,905।
17,905 और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है और सेकेंड हाफ में चमत्कार हो भी सकता है, मुझे बहुत उम्मीद है। तो ये बताइए, ये जो कुंडली है ये आप आज 12 बजे के बाद खोलेंगे या वीकेंड पे? नहीं, अगर ये 18 आज हो गया जी, मान लीजिए 2 बजे तक 18 हो गया जी, तो फिर मैं कुंडली खोल के आगे का रास्ता देखूंगा। हाँ। अगर 18 नहीं हुआ हाँ। तो वीकेंड में खोलूंगा फिर। अच्छा, कोई ऐसा भी होता है कि 2 तरीके की कुंडली हो जिसमें सिर्फ 19,000 दिखे? ऐसा होता है क्या? मैंने अक्सर सुना है। कुछ पंडित ऐसे होते हैं जिनसे आप बोलिए कि क्या दिखाना है तो वो कुछ ग्रह उसी तरह से फिट कर लेते हैं वो। हाँ, तो वीकेंड पे चर्चा करते हैं इस बात पे। बिल्कुल। और जाते जाते मैं ज़रा आपकी टीम में जो आपने बहुत ही शानदार आईटी स्टॉक्स के 4 हीरो उतारे थे, तो बहुत ही बढ़िया वहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस और आपके सामने हैप्पीएस्ट माइंड्स, और आपने विप्रो चूज किया था। हाँ। जी जी जी, चारों टॉप रन वाले और एक मिड कैप हैप्पीएस्ट माइंड। मुझे लगता है कि आईटी में अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है तो रुझान इधर बनेगा और इस बार की आईटी कंपनीज की कमेंट्री ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि वो आगे के लिए जो आउटलुक देंगे, गाइडेंस देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए हैप्पीएस्ट माइंड को कितनी भी आप लोग बुराई करते गिरा नहीं है, 1400 पे बेस बना लिया उसने वहीं पे। बिल्कुल। चलिए, ओवर टू यू सर। तो चलिए, इस मजबूत बाजार में 18,000 के इंतज़ार में हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो इस समय ट्रेड लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, या जिनके पास पहले से है उनको क्या करना चाहिए। तो इस 60 के ठाठ के मौके पर ट्रेडर्स हॉटलाइन शुरू करते हैं।